नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत सारे स्टॉक्स के ऑलरेडी आ चुके हैं और ऐसे में हम आज यहाँ पर 5 ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करने वाले हैं जिनके क्वार्टर फोर के नंबर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। उनके डिक्लेयर होने के बाद कई स्टॉक्स में एक गिरावट का जो आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारी निगेटिविटी ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुकी है। यहाँ से अगर बाजार स्टेबल होते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो सबसे बड़ा खतरा जो लोग कह रहे हैं और जो मुझे भी लगता है, शायद एक गिरावट, चाहे आप कह सकते हैं चुनाव से जो रिजल्ट है उनसे पहले एक बड़ी गिरावट का सिलसिला और आए। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी ऊपरी स्तरों से मोर और लेस 3.5% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है और कई स्टॉक्स उस गिरावट के साथ गिर भी चुके हैं। और आग में घी डालने का काम उन स्टॉक्स के लिए किया गया है जिनके नंबर्स ना या तो एवरेज हैं या थोड़े से बुरे हैं। दोनों ही नंबर्स को बाजार ने अच्छा पनिश किया है। यहाँ पर मैंने 5 ऐसे स्टॉक्स की चर्चा की है जिसमें से 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप के हैं और जहाँ पर ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बॉटम्ड आउट हो चुकी हैं। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जब बाजार में इस प्रकार की बड़ी गिरावट होती है ना तो वो स्टॉक्स जो बहुत सारा निगेटिविटी ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके होते हैं वो अन्य स्टॉक के मुकाबले जो वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं उनके मुकाबले कम गिरते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है रिस्क रिवॉर्ड को लेकर के आपको इन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है कि वो गिरते ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर भाई बाजार बड़ी स्तरों से बहुत ज़्यादा गिरेगा तो ये स्टॉक्स भी गिरेंगे। और 2 ऐसे स्टॉक्स की चर्चा की है मैंने जो थोड़े दिन पहले मैंने चर्चा की थी, वहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखा चुके हैं और क्वार्टर फोर के बाद अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स की यहाँ पे चर्चा होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मुझे जो पर्सनली लगता है वो आपके सामने मैं रखूँगा। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है किसी एक स्टॉक में कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन 5 स्टॉक के अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मौके बन रहे हैं और वहाँ का आपको एनालिसिस चाहिए तो वो भी चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उसकी एनालिसिस लाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस प्रकार की वीडियो बनाता हूँ मैं। अगर आपको अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके औरों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो को सेकेंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ और स्क्रीन में आपको पहला नंबर दिख जा रहा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब देखिए अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो पिछले मुझे ऐसा लगता है 6 महीने के अंदर अंदर मैंने HUL को बहुत बार ट्रैक किया है और लगातार ट्रैक करते जा रहा हूँ, उसमें चर्चा करते जा रहा हूँ। और डिस्क्लोजर के रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो सकते हैं। और पिछला जो समय गया ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आपको एक सेकेंड में यहाँ पे दिखाऊँ। पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो स्टॉक ने निचले स्तरों से ही लगभग 8.5-8% की तेज़ी दिखा दी है। और ये जो पीरियड था ना, आप ये देखिए 2200 के आसपास वाला, वो एक्चुअल में वो निवेशकों के लिए जिनका विजन ना थोड़ा सा लंबा है, जो कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बनाने में यकीन रखते हैं, उनके लिए एक्चुअल में एक इन्वेस्टमेंट बेस के लिए, इन्वेस्टमेंट रैशनल के लिए काफ़ी अच्छा मौका था। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, कई लोग को ये लग रहा है कि भाई क्या HUL अपना जो प्राइसिंग पावर है वो खो रही है, क्या HUL का जो पर्सनल केयर बिजनेस है उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं। और आजकल बहुत से ऐसे ट्रेंड चल रहे हैं जिसके कारण HUL को कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो सबसे बड़ी ताकत मुझे लगती है, मैं गलत हो सकता हूं, आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहती है वो बड़ी अच्छी रहती है। जहां पर भी उन्हें लगता है कि भाई चीज़ें थोड़ी सी साइडवेज जा रही हैं, वो उन कंपनीज को लगातार एक्वायर करने लगती है जो उस पूरे के पूरे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम रहता है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ, आयुष, पता होगा आपको, एक आयुष ब्रांड करके इनके सोप आता है, कंपनी ने उसे एक्वायर किया। इंदुलेखा, उसको कंपनी ने एक्वायर किया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, और कंपनी ने अभी अभी कहा है कि भाई हम आने वाले समय में ऐसी कई एक्विजिशन करने वाले हैं। और जो मॉनसून अगर अच्छा है दोस्तों, मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, अगर मॉनसून आपको अच्छा मिल जाता है ना इस बार, तो तमाम FMCG कंपनियां और HUL भी, देखिए मैं गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, इनका नाम ले सकता हूँ,
लेकिन मैं उनमें अब इसलिए नहीं जाता। इवन एक समय में आपको याद होगा मैं ज्योति लैब्स के ऊपर बहुत एम्फोसाइज करता था जब वो 190 के आसपास चलती थी, बट अब वो इतने ज़्यादा भाग चुके हैं ना वो तमाम स्टॉक्स, इसीलिए उनकी बजाय ना अब मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ। अब वो स्टॉक दो दो गुना हो चुके हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। इसीलिए कई बार कमेंट आता है कि आप कभी भी टाटा कंज्यूमर की बात क्यों नहीं करते हो, गोदरेज कंज्यूमर की। तो भाई मैं कहता हूँ भाई जब मैं इस बात करता था ना तब वो स्टॉक काफ़ी सस्ते चल रहे थे। इसके साथ साथ ज्योति लैब्स को तो लिटरली में मैंने 190 के आसपास बहुत बार ट्रैक किया है। वहाँ से वो 10-15% फिर गिरावट भी दिखाया था, लेकिन वहाँ पे बहुत चर्चा की थी। वहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है। और मैं हमेशा कहता हूँ मुझे वो स्टॉक ज़्यादा पसंद आते हैं जो या तो बहुत एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हों या उनमें कोई इश्यूज चल रहा हो। भले ही वो स्टॉक साल भर, इवन मोर और लेस, मोर देन 1 ईयर का टाइम लेते हैं, बट जब वो भागते हैं ना तो जिस प्रकार के वो रिटर्न रहते हैं वो बहुत फिनोमिनल रहते हैं। और जो मेरी टारगेट ऑडियंस रहती है दोस्तों, मैं फिर बता दूं, वो रिटेल निवेशक रहता है। अगर आपके पास भाई बहुत ज़्यादा पैसे हैं, 1.5, 2, 3, 4 करोड़ के पैसे हैं, तो आप तो एक बार लगाएं भैया, भूल जाएं। बट वो रिटेल निवेशक जो इकट्ठा नहीं ले सकता, उनके लिए ये वीडियोस बनाए जाते हैं मेरे द्वारा, और ये बहुत अच्छा मौका होता है एक्यूमुलेशन का। ठीक है, तो मुझे ये लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए 2100 एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं सपोर्ट जोन हो सकता है, और 2500 एक मुझे लगता है नियर टर्म रेजिस्टेंस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी चीज़ क्या है, स्टॉक ने 2350 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये चीज़ है। HUL इसीलिए आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और अगर मानसून अच्छा आता है फिर तो भाई इन कंपनीज़ का काफ़ी अच्छा आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टॉक क्या है, तो नेक्स्ट स्टॉक आप देखेंगे यहाँ पे वो है एक और वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, एशियन पेंट्स लिमिटेड। ठीक है, अब एशियन पेंट्स के इस बार नंबर आए, मैंने नंबर डिकोड भी किए हैं इस चैनल में, मैंने उन स्टॉक के बारे में चर्चा भी की है। और जब मैंने नंबर्स देखे एक चीज़ साफ देखने को मिल रही है, जो स्लगिशनेस है वो आपको साफ देखने को मिलेगी यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने मार्जिन की भी थोड़ी बहुत तिलांजलि दी है। ठीक है, लेकिन हाँ कोई इस प्रकार मार्जिन नहीं चलेगी जो घबराहट पैदा करे। और मैं आपको जब एशियन पेंट्स में लोग बोलते हैं ना कि मोनोपोली ख़त्म हो गई, एशियन पेंट्स आने वाले टाइम में पता नहीं क्या करने वाला है और क्या यहाँ से एशियन पेंट का एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आएगा, तो देखिए मैं बता दूँ, सबसे पहले एशियन पेंट के पार्ट 2500 के आसपास मुझे ये लगता है कि इसको तोड़ पाना थोड़ा टफ रहेगा। डिस्क्लोजर के रूप में फिर बता दूं, एशियन पेंट में मैंने जो ये गिरावट हुई थी वहाँ पे थोड़ा और एक्यूमुलेशन की हुई है एशियन पेंट में। अब मैं बता दूं, एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, और जो मैं आज भी मुझे लगता है कि मैं उसमें चूक गया था वो है मारुति सुजुकी। एक समय में मोर देन 50% का मार्केट शेयर रखती थी इंडिया के कार मेकिंग में। आज वो लगभग 40-41% में आ गई है, यानी गिरावट हुई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसका स्टॉक प्राइस 4000 के भी नीचे आ गया था एक समय में, और एग्जैक्टली जो एशियन पेंट में हो रहा है वहाँ पर भी यही चल रहा था कि मारुति चली जाएगी, मारुति चली जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल में उस समय एक आप कह सकते हैं जो पुराने खिलाड़ी होते हैं ना, बोलते हैं ना कि पुराने चावल थे, उन्हें पता था कि भाई ये जो गिरावट ये एक्यूमुलेशन का मौका है। वहाँ से स्टॉक आपको पता है आज मारुति सुजुकी कहाँ आ गई है। और मैं इसीलिए कहता हूँ, और मैं आपको बता दूँ, मारुति सुजुकी से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस, मार्केट लीडरशिप में एशियन पेंट्स है। और इस बार कंपनी ने, जो आप एशियन पेंट के नंबर देखेंगे वहाँ पर जो ऑटोमोबाइल कोटिंग होती है, जो ऑटो कोटिंग होती है, उस पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। और यहाँ से अगर 10-15% गिरावट होती भी है तो वहाँ भी एक एक्यूमुलेशन का मौका होगा। और मैं अगर वो बहुत कंजर्वेटिवली बताऊँ तो जो दिसंबर तक, एटलीस्ट दोस्तों दिसंबर तक आपको स्टॉक एशियन पेंट का यहाँ से मुझे एटलीस्ट लगता है 10-15 to 20% बीच का रिटर्न तो आपको दे ही देगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये जो तमाम चर्चा हो रही है, अगर बाजार में भयंकर बड़ा क्रैश आता है तो फिर ये स्टॉक भी बचेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है उनके लिए मुझे लगता है एशियन पेंट्स में यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन का मौका हो सकता है। अब आते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, जिसका जब मैंने आपके साथ रिजल्ट एनालिसिस किया था वहाँ पर कहा था कि यहाँ पर एक बड़ी गिरावट आएगी, तैयार रहिए। और आई भी, और स्टॉक का नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, 81 रुपीज़ के ऊपर पहुँच गया था ये स्टॉक, और Q4 के नंबर आए, मैंने कहा था भैया यहाँ से ना गिरावट होगी। और उस समय कमेंट आया था भाई क्या शॉर्टिंग कर रखे हो, क्या कर रखे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो भाई लेकिन देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में गिरावट आई। हाँ, क्या यहाँ पे अगर आपने नहीं खरीदारी की है, क्या खरीदने का मौका है? बिल्कुल यहाँ पे एक्यूमुलेशन का मौका है। और अगर आप थोड़ा सा, आपको लगता है नहीं यार मैं थोड़ा सा और
इंतज़ार करूँगा क्योंकि बाज़ार वीक लग रहा है, दिस एंड दैट। तो बिटवीन 70 टू ना 75 के बीच का इंतज़ार करें, यानी यहाँ से 2-4 रुपए का और गिरने का इंतज़ार करें। मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार 70 से 72 रुपीज़ भी जाता हुआ दिखाई देगा अगर 75 के नीचे जाता है और बाज़ार में भी एक बड़ी गिरावट होती है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि हाँ भाई, ऐसा होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, डिस्क्लोजर में फिर मैं बता दूं आपको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैंने एक्यूमुलेशन जारी रखी है। नेक्स्ट जो मैं एक्यूमुलेशन करने वाला हूँ वो तो या तो 70 या 68 के बीच में करने वाला हूँ। उससे पहले मैं कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अभी नहीं करने वाला हूँ। और तमाम जो प्रॉब्लम थी, तमाम जो इशूज़ थी, क्योंकि जो वैद्यनाथन साहब उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि भैया मुझे ये लगता है यहाँ से एक, जो पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से पिछले 1-2 महीने पहले की बात है, जब इनका अपडेट आया था तब उन्होंने कहा था भाई देखिए स्लगिशनेस तो देखने को मिलेगी आपको और थोड़ी सी वीकनेस, और एग्जैक्टली वही हुआ। और इसीलिए मैं कहता हूँ एक अच्छी मैनेजमेंट यही होती है जो आपको साफ साफ बता दे। और अब जब तमाम चीज़ें प्राइस इन हो चुकी हैं और थोड़ी अगर गिरावट होती है, पूरा बाजार वीक होता है, मुझे और नीचे मिलता है, तो भैया मैं तो ये एक्यूमुलेशन का मौका मानूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इसको, ठीक है। तो ये तीसरा स्टॉक। अब चौथा स्टॉक वो है जो मैंने ना टॉप 5 से पहले चर्चा की थी, अब उसका Q4 के नंबर आ गए, मुझे लगा इसके ऊपर एक वापस से एम्फेसिस करना चाहिए। तो देखिए, स्टॉक का नाम है मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड, और ये वो स्टॉक है जो मैंने सच में ना बॉटम के आसपास पा लिया था, और ये पाया इसलिए था क्योंकि ये मेरे विश लिस्ट में था और मैं इसको चेक कर रहा था। स्टॉक 200 के जैसे ही नीचे गया था। मेरे पास ये स्टॉक मेरे ख्याल से 200 से लेकर के 199 के बीच में था, और यहाँ पर मैंने इसकी चर्चा भी की हुई थी। वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 22% की तेज़ी मुझे ऑलरेडी दिखा दिया था। कैसे, 1 सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे, ये 6 महीने चले, ये बात है कब की, मार्च की, और आप देखें वहाँ से स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट 23.62% का रिटर्न दे दिया है, ठीक है। हाँ, वहाँ से फिर गिरावट आई क्योंकि नंबर्स आए। नंबर्स मुझे उतने वीक नहीं लगे, ठीक है। मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा मार्केट ने रिएक्शन दे दिया है, और अभी भी वो मेरे एक पोर्टफोलियो अकाउंट में, मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर के, तो मैं आप बता दूं मुथूट माइक्रोफिन में मेरी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हाँ, वो इतने अच्छे लेवल्स में मेरे पास कि मुथूट माइक्रोफिन जब तक मैं बता दूं 180 के आसपास नहीं आता तब तक मैं इसमें कोई फ्रेश तो नहीं लेने वाला। और मुथूट माइक्रोफिन मुझे तो नहीं लगता कि अब 200 को तोड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 10-12% की गिरावट होती है, बिटवीन 210 से लेकर के 200 के बीच अगर ये जाता भी है, तो वो एक काफ़ी अच्छा मौका होगा इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन का, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, बहुत ही मैं स्टॉक को बस टच करके निकल रहा हूँ। एनालिसिस आपको किसी भी स्टॉक की चाहिए होगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसकी एनालिसिस लेकर के आऊँगा कंप्लीट। बट हाँ, मुथूट माइक्रोफिन एक ऐसा स्टॉक है जो रडार में आपके ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। अब भाई इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा 5वां स्टॉक है, और उस स्टॉक को लेने से पहले मैं 2 चीज़ सोच रहा था कि जिस सेक्टर में आ रहा है वो अभी प्रॉब्लम में चल रहा है और पिछले कई टाइम से प्रॉब्लम में चल रहा है, और ये 2 स्टॉक में एक को चूज़ करना था, तो मैंने एक ले लिया है, बट दूसरे की भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। और वो कौन सा स्टॉक है, वो है दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। डिस्क्लोजर बता दूं, नवीन फ्लोरिन और दूसरा होता है क्या, एसआरएफ, दोनों में ही मैंने एक्यूमुलेशन जारी रखा हुआ है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको एक चीज़ पता होगी, जब मैंने पिछले बार भी एनालिसिस किया था, एक बात साफ कही थी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर ध्यान में रखिए कि फाइनेंशियल 25 के सेकेंड पार्ट से आपको कुछ खुशखबरी आना शुरू होंगी। चाइनीज़ डंपिंग अभी कहीं से भी कम नहीं हुई है, और इस बार जो एसआरएफ के मैनेजमेंट है उन्होंने भी यही कहा है कि भैया ऐसा जो चाइनीज़ की जो डंपिंग है वो लगातार परेशान कर रही है। तो मुझे लगता है चाहे नवीन फ्लोरिन हो गया या एसआरएफ हो गए, ये दोनों ही स्टॉक एक्यूमुलेशन के लिए अच्छे हैं। नवीन फ्लोरिन मुझे लगता है 2900 के आसपास आता है, तो एक एक्यूमुलेशन का मौका हो सकता है। और एग्जैक्टली एसआरएफ भी जो अपने लेवल के आसपास चल रहा है, वहाँ से मुझे लगता है मोर लेस 10% की और गिरावट दिखाता है, तो एक्यूमुलेशन का मौका हो सकती है। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ना दोनों ही, एसआरएफ पे तो मैंने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, अगर आप चाहते हैं मैं नवीन फ्लोरिन में वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नवीन फ्लोरिन में एक कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो मैं अलग से लेकर के आऊँगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्यों फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड पार्ट में आपको एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। और जो सीरियस इन्वेस्टर हैं, जो समझते हैं कि ऐसा क्यों है, उनको पता होगा कि एनालिसिस में
जो एक इश्यूज चल रहे हैं सबसे बड़े, खासकर नवीन फ्लोरिन में, वो क्या है अब साथ लेकर के आता हूँ। तो एक 5 स्टॉक की चर्चा आप लोगों के साथ करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके क्या विचार हैं ये ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।